ई माइग्रेशन जो शुरू से हुआ है उसको भी मेमोरी रिकॉल की गई है। जो उसके 22 मॉड्यूल है पैस कंप्यूटराइजेशन के, तो प्रत्येक मॉड्यूल के अंदर जा जाके उनकी एंट्री कैसे की गई है और कहाँ चूक हुई है उसको कैसे क्लियर करना है इसकी भी बात करी है। दो सेशन और जो लंच के बाद हम लोगों ने रखे हैं उसमें ऑडिट पे हम लोग जोर देंगे और ई पैक्स मोड में 15 मई तक हर पैक्स को कैसे ले जाना है, उसमें कौन सी समस्याएं आएंगी तो कैसे सॉल्व करना है, इसका भी प्रेजेंटेशन हैदराबाद की टीम द्वारा किया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग 4:30 बजे से फिर से एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम करेंगे। तो जितने प्रतिभागी हैं इनकी शंकाओं का समाधान हैदराबाद की टीम करेगी। ये कोशिश हम लोगों की रहेगी। सर सर आज के कार्यक्रम में एक बुक हम लोगों ने तैयार करी है जो ई पैक्स के लिए मार्गदर्शिका के रूप में जारी हो रही है। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी मंचासीन अधिकारियों से कि वो इस बुक का विमोचन करें। साथ में आप लोग भी उस बुक को जो आपके फोल्डर में रखी हुई है उसको निकाल लेंगे। इस बुक में जो हमारे सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल्स हैं उनकी रियल टाइम एंट्री किस तरह से की जा सकती है उसके बारे में विथ एग्जाम्पल्स विथ स्क्रीनशॉट्स रखा गया है। साथ में इसमें ऑडिट संबंधी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी समाहित करे गए हैं। एंड लास्ट में 2 पेज हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से साइबर सिक्योरिटी के भी साथ में रखे हैं। अभी मैं सभी प्रतिभागियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बुक ऊपर कर लें और एक फोटोग्राफ हो जाए। सभी लोगों के पास फोल्डर्स हैं, कृपया करके निकाल के इसके जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी हम लोग आपको कल सर्कुलेट कर देंगे। सभी साथियों को आप उसमें उपयोग के लिए करिएगा। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमको आशीष वचन प्रदान करें। माननीय मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित ACS अशोक वाडवाल जी, RCS मनोज पुष्प जी, PS तिवारी जी, मनोज गुप्ता जी, शुक्ला जी और यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए भाई और बहन। कौन कौन है यहाँ पे पार्टिसिपेंट? बैंक के CEO हैं सब, जरा बताएं। JR कौन कौन है? कितने हैं? इतने हाथ उठाइए भाई। कितने हैं JR? सब JR आए हैं? मनोज जी अच्छा, लगभग से नहीं होता ना, हिसाब से भी नहीं होता। DR पूरे DR आ गए? मतलब कि आज पूरा फील्ड खाली हो गया है? सब JR सब DR सभी आ गए और AR भी आए। AR भी है और बैंक के CEO उसके बाद प्रबंधक भी है। सोसाइटी प्रबंधक कौन कौन है? देखो आगे थोड़ी सी व्यवस्था, हम जब ये स्ट्रक्चर पूरा हमारा प्रोग्राम है तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बैठक व्यवस्था भी वैसी हो, जैसे एक JR हो, उनके DR हो, उनके AR हो, उनके बैंक मैनेजर, तो एक साथ यदि बैठेंगे ना तो हम बातचीत कर पाएंगे। अभी स्कैटर्ड है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई नहीं। हम जब, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर दिन भर का हमारा एक सेमिनार है, हम कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, तो आगे ये सुनिश्चित किया जाए कि हम उस हिसाब से ही बैठक व्यवस्था करें। चलिए, आप सबको बहुत बधाई। और मैं देख रहा हूँ बहुत कम हम देखते हैं कि समन्वय भवन पूरा भरा हुआ मिलता है, और आज मैं देख रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा समन्वय भवन भरा हुआ है। आप आज दिन भर कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ आए, और मेरा ये मानना है कि व्यक्ति वही सफल होता है जो हर समय सीखने की चाहत रखता है। कोई अल्टीमेट नहीं है, कोई पेट से हर कुछ सब कुछ सीख के नहीं आया है।
और अब जब टेक्नोलॉजी का बहुत तेजी से हमारी वर्किंग में प्रवेश हो रहा है, तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें हर समय सजग होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा कि हम सीखते रहें। ये बात सही है कि हम उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं जो गांव की, शहर की, समाज की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। मैं हर समय कहता आया हूं कि सहकारिता ये व्यक्ति और समाज की आवश्यकता है, या हम ये कहें आवश्यकता ही नहीं, यही सच है। बिना सहकारिता के ना परिवार चल सकता है, ना समाज चल सकता है, ना प्रदेश, ना देश। बिना सहकारिता के कोई भी काम सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया जा सकता। मैं हर समय कहता हूं कि आमतौर पर सहकारिता की बात आती है तो बड़ी कॉम्प्लेक्स की बात आ जाती है, बड़ा ऐसा लगता है बड़ा क्लिष्ट सा विषय है, पर सहकारिता क्लिष्ट नहीं है। सहकारिता तो रोजमर्रा का हमारी वर्किंग का ही तो काम है सहकारिता, और सहकारिता के माध्यम से हम विकास, जनता को रोजगार, अर्थव्यवस्था का उन्नयन, इस पर बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आज जैसा मैंने कहा कि आप दिन भर बैठकर कुछ ना कुछ विचार करेंगे, कुछ सीखेंगे। ये बात भी सही है कि सहकारी आंदोलन जिस लक्ष्य को लेकर शुरू किया गया था वो थोड़ा सा डेविएट हुआ, कुछ ना कुछ उसकी पथ में कुछ ना कुछ अड़चने भी आई। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, उस पर बातचीत हो सकती है, उसमें हो सकता है सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग की गलती हो या परिस्थितियां ऐसी कुछ हो। मैं उस पर कोई बहुत दोष आपको नहीं देना चाहता, पर यह बात सही है कि जब सहकारी आंदोलन की बात आती है तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और इसीलिए इस सब सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कंप्यूटराइजेशन को लेकर एक बड़ी मुहिम चली। देश भर की पैक्स, देश भर की हमारी सहकारी संस्थाएं कंप्यूटर से जुड़े। कंप्यूटर से जुड़ने के जो लाभ है वो आप सबको मालूम है। पारदर्शिता एक बहुत बड़ा आयाम है, पर उसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यदि हम काम करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा परिपक्वता मिलती है, बहुत सरलता मिलती है। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में नंबर 1 का स्थान लिया। और इसका श्रेय किसी को जाता है तो ये आप सबको जाता है। मेरा मानना है कि जो जहां है, जिस स्थान पर है, इट इज ऑल प्रिस्क्राइब्ड, ये भगवान का लिखा हुआ ही आदेश है। कौन कब कहां कैसे रहेगा, आएगा, ये सब भगवान ने लिखा। कौन डीआर बनेगा, कौन जेआर बनते बनते रह जाएगा, किस डीआर को जेआर का चार्ज मिल जाएगा। हो सकता है कुछ इस हॉल से निकले और अपने गंतव्य स्थान तक ना पहुंचे उससे पहले ट्रांसफर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ हो रहा है ये भगवान का। मैंने तो अपने ऑफिस में लिखा हुआ है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा ये मानना है कि हम जहां हैं, जिस स्थान पर है, जिस और प्रिस्क्राइब, जैसे मरीज का पर्चा डॉक्टर लिखता है, ऐसा ही हमारा पर्चा भी भगवान ने लिखकर भेजा है। फिर मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे जिंदगी के आयाम ऐसे हैं जिसमें 10 से 5 तक काम करके आप जीवनोपार्जन तो कर सकते हो, पर समाज को कुछ दे नहीं पाते। मैंने 1-2 बार किस्सा सुनाया। जेट एयरवेज पहले चलती थी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस पर सफर किया होगा। जेट एयरवेज में जब लैंडिंग होने वाली होती थी तो उससे पहले क्रू मेंबर एक अनाउंसमेंट करते थे और कहते थे कि जेट एयरवेज जो अनाथ बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करता है, यदि आप उसमें कुछ काम करना, कुछ दान देना चाहते हो तो आगे एक लिफाफा रखा है, उसमें कुछ पैसे रख दीजिए। मैं थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वर हूँ, चीजों को देखता हूँ। मैं हर बार देखता था कि प्लेन में जो युवा लोग चलते थे वो जरूर पैसा निकाल के उसमें जरूर डालते थे। मुझे लगता था कोई जो बहुत अधेड़ सा व्यक्ति है वो उसको उसमें नहीं कुछ करता था। एक बार मेरे
कोच, मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, साउथ इंडियन था, आईटी सेक्टर का था। उसने करीब 2-3 हज़ार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2-3 हज़ार रुपये उसने डाले। तो मैंने क्यूरियोसिटी में उससे पूछा कि भाई तुमने ये पैसा क्यों डाला? तो उसने कहा कि साहब मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से अर्निंग करते हैं, हम दोनों आईटी सेक्टर के हैं, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर घर बार में लग जाते हैं, पर हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ वेलफेयर करना चाहते हैं, हमें कोई स्थान ही नहीं मिलता, हमें मौका ही नहीं मिलता। तो हमें लगता है कि जब भी हम चलते हैं तो हमने ये निश्चित किया है कि जितने का टिकट होता है उतना ही हम इसमें डाल देते हैं। तो कहने इसके कारण हमें लगता है हम समाज के लिए कुछ कर पाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हर व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है, पर उसको मौका नहीं मिल पाता। सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग, सहकारिता विभाग से जुड़े हुए लोग, आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें यह सौभाग्य भगवान ने दिया है कि रोजमर्रा की नौकरी के साथ साथ इस समाज को भी कुछ दे। बहुत पावन आंदोलन है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ। मैं तो हंसी मजाक में कहता हूं कि मध्य प्रदेश में हो सकता है पुलिस को पहुंचने में किसी जगह देर लगे, पर सहकारिता का व्यक्ति तो 1 मिनट में हर गांव में हमारा नेटवर्क। अब ये अलग बात है कि ऊपर वालों की कितनी सुने नीचे वाली, पर नेटवर्क तो है। तो आप उस पावन कार्य में लगे। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मुझे भी कहीं जाना और अभी कोई मीटिंग भी है, पर मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहता हूं, हम बहुत शिद्दत के साथ ये काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना, मैं तो नवाचार नया काम करने वाला व्यक्ति हूं। आपके माध्यम से यदि जिंदगी में 5, 8, 10, 25 लोगों को भी आपने जीवन संवार दिया ना, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और आप दिन भर में आप जिस लय के साथ काम यदि करोगे, यदि सार्थकता के साथ काम करोगे, तो निश्चित रूप से आप समाज को कुछ दे पाओगे। ये 10 और 5 की नौकरी नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, लोग, समाज उसी को याद रखता है जो इस समाज के लिए कुछ करता है। ये मैं दर्शन की बात नहीं कर रहा। और मुझे लगता है कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस देश में दिक्कत यही आई कि 75, 70, 72 साल की आजादी के बाद, 77 साल की आजादी के बाद इस देश में पुल के निर्माण की बात हुई, पुलिया के निर्माण की बात हुई, कारखानों के निर्माण की बात हुई, पर व्यक्ति के निर्माण की बात नहीं हो पाई। और व्यक्ति का निर्माण में कोई नई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, केवल बताना है। इसमें से इस हॉल में बैठा हुआ कौन व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहता? बताओ, कोई ऐसा है क्या? सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते, नहीं करना चाहते? बताइए। करना चाहते। हम भारत माँ की जयकारा लगाते हैं ना, हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ना। इस समाज में, इस देश में उसी को याद किया गया, पूरी दुनिया में उसी को याद किया गया जिसने कुछ किया है। और भाइयों और साथियों, आपको ये मौका मिला है कि आप कुछ कर पाओ। इस देश की अर्थव्यवस्था गांव में रहती है, और उस गांव की अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित यदि करना है तो वो केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से हो सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे तो ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान बने। और वो यदि पूरा करना है तो उसका रास्ता कहीं से निकलेगा, तो केवल और केवल आपके द्वारा सहकारी आंदोलन से निकलेगा। और इसीलिए देश में पहली बार सहकारिता विभाग की स्थापना हुई, अमित शाह जी को उसका मंत्री बनाया गया, और उसके बाद नवाचार की एक नई सीरीज शुरू हुई। मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है, मैं मंच से कहता हूं, इस विभाग के मंत्री होने के नाते कहता हूं कि आप पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं, इसमें कहीं कोई दुराभाव नहीं है। इसीलिए तो इस देश में समय, इस प्रदेश में समय से खाद वितरण होती, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आप समय से किसानों को ऋण उपलब्ध कराते, और उसके साथ एक दूसरा पक्ष भी है कि इस आंदोलन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। भाइयों और साथियों, हमें उस चर्चा को खत्म करना, जड़मूल से खत्म करना है। यह सुनिश्चित करना है कि हमारे विभाग की ब्रांडिंग भी अच्छी हो,
और इसकी पूरी दृढ़ता के साथ काम करने की भावना भी स्थापित है। आप एमपैक्स को लेकर आपने बहुत सारे काम किए होंगे, पर मुझे जिस लय के साथ मैं लगा हूं वो लय सामने से नहीं दिखती। कितने जेआर ऐसे हैं जो ये हाथ उठाकर बोले कि मैंने अपने क्षेत्र में एमपैक्स को लेकर काम किया? कितने डीआर हैं जिन्होंने यहां पर आरसीएस को चिट्ठी लिखी हो कि मेरे यहाँ ये पैक्स है जिसको हम मल्टी यूटिलिटी पैक्स में बदल सकते हैं? कितने प्रबंधक हैं जिन्होंने कहीं नेट पर, आजकल तो आईबीपीएस के कितने प्रबंधक यहां पर हैं जिनके सिलेक्शन आईबीपीएस से हुआ है? कुछ लोग। अब ये नए लड़के लड़की तो दिन भर गूगल करते होंगे, बताओ किसने गूगल करके ये देखा हो कि मेरे पैक्स में मैं क्या कुछ नया कर सकता हूं जिससे मैं एमपैक्स बन जाऊं, इसमें कुछ और नया ला पाऊं? वो हमने सोचा नहीं, हमने विचार नहीं किया। हमें लगा हमारी तो सरकारी नौकरी है, 10 से 5 तक की नौकरी करें तीसरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका हम निर्वहन पूरी शिद्दत के साथ करें। और शिव खेड़ा कहते हैं कि कोई भी सफल व्यक्ति नया काम नहीं करता, हर काम को नए ढंग से करता है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का जो काम है ना, उसको नए ढंग से करिए। अभी इन्वेस्टर समिट थी, अशोक वर्णवाल जी, मनोज जी यहाँ पर बैठे हुए। इन्वेस्टर समिट में सहकारिता को जोड़ने का हमने प्रयास किया और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने केवल जोड़ा ही नहीं, सफलतापूर्वक 2500 करोड़ रुपए के एमओयू कराए और नया एक कॉन्सेप्ट देश के सामने स्थापित किया। और केवल देश में, दुनिया भर के सहकारी आंदोलन के सामने हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, CPPP का, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और उसके माध्यम से इस आंदोलन में हम आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। विकास के नए आयाम, रोजगार के नए आयाम, इन्वेस्टमेंट के नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं। पर वो सब यदि होना है तो वो केवल और केवल आपके माध्यम से हो।